नमस्कार दोस्तों, मैं आपको क्लास 10th का 9 चैप्टर पढ़ा रहा था। मैं इस चैप्टर की जो बेसिक बातें थी आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था और हमने 2 एग्जाम्पल्स भी कर लिए थे। ठीक है, आज नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है। देखो, सबसे पहले मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, सोल्व्ड भी और अनसोल्व्ड भी। जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी करवाऊंगा और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो भी करवाऊंगा, सारे करवाऊंगा आप, है ना। पेशेंस रख कर देखिए। हमारे पास एग्जाम्पल 3 दे रखा है। ये एग्जाम्पल 3 है ना। एग्जाम्पल 3 दे रखा है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। एक प्रेक्षक है जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1.5 मीटर है। मतलब देखने वाला है उसकी ऊंचाई है जो 1.5 मीटर है। ठीक है, और वो चिमनी से कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है, 28.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, अब मैं आप बताया था आंखों से बन रहा है उसका, आंखों से। ठीक है, तो हम यहीं से लेंगे। ठीक है, आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, चिमनी है उसके शिखर का उन्नयन कोण मतलब वो ऊपर की तरफ देख रहा है, चिमनी के शिखर को देख रहा है, तो वो 45 डिग्री है। तो हमें चिमनी की ऊंचाई बतानी है। तो देखो एक बार, सबसे पहले ये चिमनी है मान लो। ठीक है, ये चिमनी है, ये चिमनी का पाद बिंदु है, ये चिमनी का शिखर है। ठीक है, यहां पर कोई प्रेक्षक खड़ा है, ये प्रेक्षक, इसकी ऊंचाई प्रेक्षक की 1.5 मीटर है। ठीक है, अब देखो उसकी आंखों से है ना, आंखों से इस चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है कितना, ये हमारे पास बन रहा है भाई शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। अब ये इसमें क्षैतिज रेखा होगी। मैं बताया था कि क्षैतिज रेखा होती है जो धरती के समांतर होती है और आंखों से हम जैसे देखते हैं ना, तो वो हमारे पास क्षैतिज रेखा होती है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण देखो ये बनेगा यहाँ, ये दृष्टि रेखा हो गई, ये चिमनी का शिखर हो गया। अब मैं जो चिमनी है उसकी ऊंचाई को मान लेता हूं ए बी सी। ठीक है, चिमनी की ऊंचाई मैं मान लेता हूं कि ए सी है हमारे पास, या आप लिख दोगे यहाँ पर माना चिमनी की ऊंचाई ए सी है। ठीक है, चिमनी की ऊंचाई में क्या मान लिया, ए सी मान लिया। अच्छा, अभी एक देखो, और क्या दे रखा है इसमें कि जो प्रेक्षक है वो चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। अगर मेरे पास ये चिमनी है तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी मेरे पास 28.5 मीटर की दूरी होगी, होगी नहीं होगी। अच्छा, ये वाली और ये वाली दोनों सेम डिस्टेंस पे होंगी, तो ये भी मेरे पास होगी 28.5 मीटर, ये मेरे पास 28.5 मीटर होगी। ठीक। अच्छा, अब देखो ये वाला ट्राइंगल, देखो आप ट्राइंगल ए बी सी, इसको नाम दे दिया मैं डी और इसको नाम दे दिया ई। ठीक है, देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा बुक में दे रखा है वैसा भी करें। मैं जिस हिसाब से कर रहा हूँ आपका भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसी हिसाब से करें, बस समझ में आना चाहिए। चाहिए नाम आप कुछ भी रख लो। ठीक है, देखो अब कैसे करेंगे, ये तो आप लिख लेना कि माना चिमनी की ऊंचाई है जो ए सी है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, ये वाला ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई बी। ट्राइंगल ए बी ई क्यों लिया, क्योंकि यहीं पर देखो इसका ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, ये इसका आधार हो जाएगा और ये इसकी लंब हो जाएगी। अगर ये मेरे पास थीटा है तो ये इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये मेरा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका आधार तो हमें पता है कि 28.5 मीटर है। ठीक, ये वाली दूरी निकालना है, पहले पहले मेरे को ये वाली दूरी निकालना है। जब मेरे पास ए बी आ जाएगी, ए बी आ जाएगी, तो ए बी आने के बाद मैं क्या कर दूंगा, इसमें बी सी, बी सी मतलब 1.5, बी सी भी 1.5 होगी। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है जो 1.5 मीटर होगी। तो जो ये वाली लंबाई आ जाएगी उसमें मैं ये वाली लंबाई जोड़ दूंगा, तो मेरे पास पूरी ए सी यानी कि चिमनी की लंबाई आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माना, ये लिख ही देता हूँ, चलो माना
चिमनी की लंबाई AC है। ठीक है, AC ले लिया। अब देखो ट्राइंगल ABE में, ट्राइंगल ABE में ये लेना है, तो यहाँ से हो जाएगा tan 45 बराबर AB बटा BE। tan 45 ये, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो जाएगा AB और आधार कितना हो जाएगा BE। बस मान रख दो, tan 45 का मान होता है 1, AB का मान हमें निकालना है, और BE का मान दे रखा है 28.5। इसके नीचे 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB बराबर आ गया 28.5 मीटर। अब देखो AB की लंबाई मेरे पास 28.5 मीटर आ गई, हमें निकालनी है AC। AC बराबर होगा भाई AB प्लस BC, तो AC बराबर AB का मान आ गया 28.5 मीटर प्लस BC का मान 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, तो ये हो जाएगी 30 मीटर। एक बात और देखो, थोड़ा शॉर्टकट देखते हैं। मैं क्या बताया था कि जो 45 वाला कोण होता है, ये मैंने आपको बताया था ना, 45 वाला कोण होता है, यहाँ ये 45 है, ये हमने 1 माना था, ये 1 माना था, ये √2 है, √2 होता है ना, आधार इसमें 1 है, लंबे इसमें 1 है। अच्छा, ये मेरे पास देखो 28.5 दे रखा है। मैं क्या बताया था, जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा, चाहे आप यहाँ 2 भी मान सकते हैं, यहाँ 2 भी मान सकते हैं, ठीक है, यहाँ 5 भी मान सकते हैं, यहाँ 5 भी मान सकते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये वाला है ना, ये वाला 1 यूनिट, 1 यूनिट नहीं दे रखा हमें, कितना दे रखा है 28.5, तो बताओ ये वाला भी 28.5 होगा नहीं होगा। अगर ये 45 का कोण बन रहा है तो ये मेरा 28.5 है, तो ये भी 28.5 ही होगा। ये मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था ना, तो बस यही तो निकाला हमने, AB 28.5। मतलब आप शॉर्टकट तरीका अपना सकते हैं, बाकी तो करना तो इसी हिसाब से, ठीक है। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 4। पोज करके उतार लेंगे भाई। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 है, ध्यान से समझना इसको, एग्जाम्पल 4 को। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। वही पे बिंदु से है ना, तो हमें निकालना है ध्वज दंड की
लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी याद कीजिए। और हमें लेना है √3 बराबर लेना है 1.732। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। देखो भूमि के एक बिंदु P, मैं भूमि का कोई एक बिंदु P मान लेता हूँ। ये मान लो मेरे पास क्या है, भूमि का एक बिंदु P। देखो डायग्राम मैं इस साइड से ऐसे बनाता हूँ, आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उल्टा लग रहा था ना। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, ये मेरे पास कोई भवन है, मान लो ये मेरे पास कोई भवन है, ये इसकी क्षैतिज रेखा हो गई। ये मेरे पास कोई भवन है और जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई, 10 मीटर। ठीक है, ये भवन है मेरे पास। ठीक है, अब देखो इस पे क्या बोल रखा, और इससे आगे क्या बोल रखा है, उन्नयन कोण 30 है। भवन की उन्नयन कोण, इसका शिखर का उन्नयन कोण 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर ये होगा, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण मेरे पास होगा 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखो क्या बोल रखा है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। अगर आप इस वाले क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चंस का अगर आप डायग्राम ठीक से बना लेते हैं तो आप आंसर तक बढ़िया पहुंचेंगे। नहीं तो फिर आंसर भी गलत हो जाएगा। अब क्या बोल रखा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। ये भवन का शिखर है, इस पर एक ध्वज को लहराया गया। ये मान लो इसका ध्वज, ये मान लो इसका क्या है, ध्वज इस पर लहराया गया है। और बिंदु P से यानी कि इसी बिंदु P से बिंदु P से शिखर का उन्नयन कोण, ये ध्वज है ना, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, इसका शिखर मान लो ये है, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना होगा भाई, ये होगा मेरा यहां से लेकर यहां तक पूरा 45 डिग्री। ठीक है, उन्नयन कोण 45 है। तो ध्वजखंड की लंबाई, मतलब हमें एक तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है ध्वजखंड की, इसको मान लेता हूं मैं क्या, AB। ठीक है, ध्वजखंड की लंबाई मतलब हमें निकालना है, एक तो AB निकालना है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक, और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ये दूरी निकालनी है, इसको मान लेता हूँ AB और C, और हमें निकालनी है एक PC। इतनी बात क्लियर है या नहीं? देखो एक तो दंड की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि AB का मान ज्ञात करना है, और दूसरी हमें निकालनी है कि बिंदु P से, ये बिंदु P है, बिंदु P से भवन की दूरी यानी कि PC निकालनी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, मतलब ट्राइंगल देखो ध्यान से देखना, PBC में PBC देखो PBC में इस वाले छोटे वाले में त्रिभुज में कोण कितना लेंगे हम, 30 डिग्री लेंगे। ये 30 ही है ना, ये 30 इसी को कवर कर रहा है यार। तो इस वाले के लिए लंब कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा, PC हो जाएगा। तो यहाँ से एक बना लो, तो ये हो जाएगा tan 30 बराबर BC/PC। ठीक है, अब देखो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर BC का मान हमें लेना है 10 मीटर, BC का मान लेना है 10 मीटर, और PC को 1 से गुणा किया तो PC, और 10 को √3 से गुणा किया। 10 को √3 से गुणा करोगे तो 10, और √3 का मान हमें ये रखना है 1.732। तो PC का मान आ जाएगा 17.32 मीटर। देखो PC मतलब, तो आप लिख दोगे, अतः बिंदु P से भवन की दूरी 17.32 मीटर है। इतनी बात क्लियर है। दूसरा देखो हमें पूछ रखा है ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करनी है AB।
इसके लिए मैं बड़ा वाला ट्राइंगल यूज कर रहा हूँ, बड़ा वाला ट्राइंगल यूज कर रहा हूँ। इसको मैं ध्वज दंड की लंबाई को क्या मान लेता हूँ, मैं एच मान लेता हूँ। ठीक है, सिंपल करने के लिए मैं यहाँ कर देता हूँ इसको। यहाँ देखो, अब की बार क्या लेना है, त्रिभुज पी ए सी में। अब पी ए सी कौन सा त्रिभुज है, पी ए सी मतलब बड़ा वाला त्रिभुज। बड़ा वाला त्रिभुज में देखो क्या हो जाएगा, बड़ा वाले त्रिभुज में हो जाएगा tan 45 बराबर, अब tan 45 ये पूरा 45 है, तो इस वाले के लिए लंब है ना, जो ये नहीं होगा पूरा होगा, यानी कि लंब होगा ए सी बटा पी सी। इतनी बात क्लियर है। अब देखो 45 का मान कितना होता है, एक। AC का मान, AC को मैं लिख सकता हूँ, AC देखो ये AC को मैं लिख सकता हूँ AB प्लस बी सी, AB प्लस बी सी। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक AC है, तो इसको लिख सकता हूँ AB प्लस बी सी लिख सकता हूँ। और PC का मान कितना है भाई मेरे पास, ये, या फिर ये नहीं रखो तो आप ये रख लो, अभी देख लेंगे √3 का 10 गुणा √3, इसके नीचे मैं 1 लगा दिया। अब देखो AB की जगह क्या रख दो आप, H का मान निकालना है ना, AB बराबर H प्लस BC 10 बटा 10 गुणा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको इससे गुणा करोगे तो H प्लस 10 और इसको इससे गुणा करोगे तो 10 √3। देखो मैं फास्ट कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन को 2 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बहुत धीरे चल रहा हूँ। ठीक है, तो H बराबर हो जाएगा हमारा, ये उस साइड चला जाएगा 10 √3 माइनस 10, तो H का मान आ गया 10 में कॉमन ले लिया। ठीक है, 10 में कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1, तो H बराबर आ गया 10 और √3 का मान मैं यहाँ से रख दूंगा 1.732 माइनस 1.732 में से 1.732 में से 1 चला जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 10 0.732, और जब आप इस वाली संख्या को इससे गुणा करोगी तो ये आ जाएगा 7.32 मीटर। ये आप नोट कर लेंगे। ये मैंने क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश की है, कुछ नहीं इसमें। देखो पहला तो पूछ रखा है कि पीसी की लंबाई ज्ञात करनी है, ये पीसी की लंबाई इस वाले छोटे वाले त्रिभुज से निकाल लेंगे, पीसी की लंबाई होगी √3 का मान ये रख देंगे। अब बड़ा वाला त्रिभुज लेना है PAC में क्या लेना है, PAC के लिए आधार AC हो जाएगा। AC को मैं 2 जगह तोड़ के लिख सकता हूँ ना, कोई भी दूरी है जो 2 टुकड़ों में है तो प्लस के रूप में लिख सकता हूँ, तो AB प्लस बी सी। और यहाँ पर PC का मान कितना दे रखा है, PC का मान हमने निकाल लिया, PC का मान 10 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 को उधर भेज दो, 10 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, 10 के पास 1 तो है ही है, 10 गुणा 1 लिख सकता हूँ ना, 10 गुणा 1, तो √3 माइनस 1, √3 का मान यहाँ से रख दो 1.732। ठीक है, और ये इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 7.32 मीटर। तो लिख दोगे अतः ध्वज दंड की लंबाई, हमें H ही तो निकालना था। ठीक है, H निकालना था या AB निकालना था, तो AB बराबर हो जाएगा हमारे पास ध्वज दंड की लंबाई, तो लिख दोगे अतः ध्वज दंड की लंबाई 7.32 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 देखो, एक समतल जमीन पर
खड़ी मीनार की छाया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन है ना वैसे वैसे आप डायग्राम बनाते जाना। अभी मैं बनाऊंगा छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 60 से घटकर 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात अर्थात क्या बोल रखा है? अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और डीबी छाया की लंबाई है। जबकि उन्नयन कोण 30 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दे रखा है एक समतल जमीन पर एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मतलब मीनार की छाया पहले जितनी थी उसके बाद में है जो 40 मीटर बढ़ गई। तो हमें केवल वो दूरी बता रहा है जितनी छाया बढ़ी है। छाया बढ़ी है ना। जबकि सूर्य का 49 60 डिग्री से घटकर है जो 30 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। बढ़ी है ना छाया। ये मान लो इसमें दे रखा है सीधा सीधा ये मीनार है हमारे पास। ठीक है, ये मीनार है, ये मीनार है। मान लो इसकी छाया पहले यहाँ तक बन रही थी। ये छाया जैसे सूर्य यहाँ होगा तो इसकी छाया ऐसे बनेगी ना। तो सूर्य जब यहाँ होगा, सूर्य यहाँ होगा, ठीक है, तो इसकी छाया यहाँ हो गई। अब ये बोलते हैं कि सूर्य जैसे अपनी स्थिति बदलता है तो पहले तो इसकी जो छाया थी वो इतनी बन रही थी, तो ये यहाँ पर है जो कितने डिग्री का कोण बना रहा था? ये यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रहा था। इसमें ये बोल रखा है कि पहले है जो 60 डिग्री का कोण बन रहा था। अब देखो अब छाया बढ़ी है, ये वाली छाया बढ़ गई इधर, मतलब ये छाया यहाँ तक आ गई, ये छाया यहाँ तक आ गई, अब बढ़ी है। तो ये यहाँ पे जो कोण है ना, यहाँ पे कोण ये मेरा 30 डिग्री हो गया। और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो छाया है ना, ये मेरे पास 40 मीटर बढ़ी है। इसमें ये क्वेश्चन में ये बोल रखा है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो BD हमें छाया की लंबाई लेनी है, तो BD हम वो BD नहीं DB है जो छाया की लंबाई लेनी है। तो जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसा ही ले लेंगे हम। ये D है और ये मेरे पास कितना है? B है। ठीक है, अब मैं ये ले लेता हूँ C और ये मेरे पास डायग्राम में दे रखा है A। ठीक है, क्वेश्चन में जो दे रखा है मैंने वो ले लिया, नहीं तो मैं मेरे हिसाब से भी नाम रख लेता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें देखो अब क्या बोल रखा है, ये आपके समझ में आ गई होगी। तो और हमें निकालनी है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितनी है? AB। यानी कि हमारा मेन काम है कि हमें AB की लंबाई निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। AB मतलब मीनार की ऊंचाई निकालनी है। या तो आप इसको AB रख लो या फिर आप इसको H मान लो, जो भी आपको सुविधा लगे वो कर लो। आप AB रख लेता हूँ या फिर H।
ठीक है, ए बी से भी निकाल सकता हूँ, या फिर आप इसको एच मान लो। ठीक है, यानी कि हमें एच का मान निकालना है। अब ध्यान से देखो, पहले छोटे वाले ट्राइंगल में लेता हूँ। छोटे वाले ट्राइंगल में त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखो क्या होगा भाई, त्रिभुज ए बी सी में कोण तो कितना होगा, 60 होगा। लंब ये होगा, इसका आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। समझ में आ रहा है ना आपके? ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था, इस वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा टेन के फॉर्मूले काम आएंगे। तो टेन के तो आपको तीनों याद होने चाहिए। टेन 30 का होना चाहिए, टेन 45 का होना चाहिए, टेन 60 का होना चाहिए। ये तो होने चाहिए। कभी कभी है जो सीढ़ी की लंबाई वगैरह पूछ लेता है तो उसमें कर्ण यूज आता है। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डोरी की लंबाई पूछ लेता है, जैसे एक डोरी बांधी जाती है शिखर से यहाँ एक पॉइंट पर, धरती के एक पॉइंट पर, जमीन के एक पॉइंट पर, तो उससे रस्सी की लंबाई याद कीजिए, तो उसमें कर्ण काम आता है, तो उसमें साइन रूपोस के काम आते हैं। ठीक है, पर सबसे ज्यादा है जो हमारे इसमें किसके काम आते हैं, टेन के। तो जब भी तो बोल रहा था मैं आपको, शुरू के वो 10-15 मान है जो आप निकाल वो याद कर ही लो, साइन के, कोस के और टेन के, बस यही 3 काम आएंगे, बाकी इन्हीं से आपका काम हो जाएगा। अब देखो, हमें ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में कोण तो कितना हो जाएगा, 60, तो ये हो जाएगा टेन 60। ठीक है, टेन 60 हो जाएगा ए बी, टेन 60 हो जाएगा ए बी बटा बी सी। टेन 60 का मान √3, ए बी का मान हमने एच माना है, और बी सी का मान मैं ये एक्स मान लेता हूँ भाई, है ना। ये आप लिख देना यहाँ पर, माना ये यहाँ से यहाँ तक की प्रारंभिक छाया एक्स है, और बाद में है जो एक्स प्लस एच होगी। अच्छा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी 40 प्लस एक्स। अभी मैं इसका यूज कहाँ करूँगा वो देख लेना भैया। तो h बटा बी सी का मान कितना है, x। ठीक है, इसके नीचे 1 लगा लिया, h का मान निकाल लिया मैं, h बराबर x√3। इसको मैं दे दिया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 दे दिया। यहाँ से मेरे पास कुछ भी नहीं निकला, दूसरा यूज करता हूँ मैं, दूसरा मतलब दूसरा त्रिभुज यूज करता हूँ। त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी देखो, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में देखो, इस वाले बड़े वाले त्रिभुज में देखो, बड़े वाले त्रिभुज में कोण तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। कोण 30 हो जाएगा, ये इसका, इसके सामने वाला लंब होगा, तो लंब ऐसे हो जाएगा। और आधार कितना हो जाएगा, इसका आधार यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक होगा, मतलब 40 प्लस एक्स। ठीक है, बस लिख लेता हूँ, टेन 30 बराबर, टेन 30 बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बटा बी डी। ठीक है, टेन 30 का मान 1 बटा √3 बराबर ए बी का मान h, और बी डी का मान 40 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर रहा हूँ, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ हो जाएगा 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा √3h। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से हमें पूछ क्या रखा है, h की लंबाई पूछ रखी है ना, तो x को रिप्लेस कर दो, और अगर x की लंबाई पूछता तो हम h को रिप्लेस कर देते। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ देखो, x की जगह मैं क्या रख दूंगा भाई, x की जगह यहाँ से रख सकता हूँ, इस वाले समीकरण से। देखो इस वाले समीकरण से ये, इसको मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ ना, √3 x बराबर h है, तो x बराबर h/√3 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, h/√3। बस जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दो, h/√3, h ही बच जाएगा। फिर h का मान निकाल लेंगे, 40 प्लस x की जगह मैं रख दिया h/√3 बराबर √3h। इसके नीचे 1 लगा लो, इन दोनों को सोल्व करो, √3, या फिर इसको इधर भेज दो, कैसे भी कर लो आप, है ना, इसको इधर भेज दो। ये सोल्व करना तो आता होगा आपको, नहीं आता है तो भाई सीख लो। अब देखो
यहाँ पर बच जाएगा अंडर रूट, इधर अंडर रूट 3h, इधर अंडर रूट 3h, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, तो ये माइनस का h अंडर रूट 3, और बराबर की साइड क्या बच गया 40। ठीक है, इसके नीचे में 1 लगा लिया, इन दोनों का एलसीएम आया अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 को 1 से डिवाइड करूंगा तो अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 को 3 से गुणा करूंगा तो 3, और एच माइनस अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 गया 1, और 1 को मैं एच से गुणा करूंगा तो एच बराबर 40। तो ये हो जाएगा 3h में से 1h गया तो 2h बचा, बटा अंडर रूट 3 बराबर 40। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके नीचे 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2h बराबर 40 अंडर रूट 3, तो h का मान आ जाएगा 40 बटा 2 अंडर रूट 3, 2 40 को काट दो 2 से, तो h बराबर आ जाएगा 20 अंडर रूट 3। अगर ये मीटर में है तो ये भी किस में आ जाएगा, मीटर में। यूनिट जरूर लिखना भैया ना। ये इसका आंसर आ गया, उतार लो। सिंपल था क्वेश्चन। पहले सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेंगे और दोनों ट्राइंगल से 2 समीकरण निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। एग्जाम्पल 6 देखेंगे अब। एग्जाम्पल 6, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, अब की बार अवनमन कोण दिया है क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं। अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और एकदम में बहुमंजिल की ऊंचाई ज्ञात करनी है और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो भाई, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है हिंदी में और ये आपको समझ में तो आई गई होगी। देखो क्या दे रखा है, एक बहुमंजिला भवन। मेरे पास ये कोई बहुमंजिला भवन है, बहुमंजिला भवन मतलब बड़ा है। ठीक है, ये मेरे पास कोई बहुमंजिला भवन है। ठीक है, बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर कोई ऑब्जर्वर है जो यहाँ से देख रहा है, प्रेक्षक है जो यहाँ से देख रहा है, देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, ये मेरे पास कोई छोटा भवन है, इसकी ऊंचाई है मेरे पास 8 मीटर। 8 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की है जो ऊंचाई कितनी है मेरे पास 8 मीटर है। ठीक है, अब ये दोनों जमीन पर खड़ी हैं तो एक तो ये
ये जमीन पर खड़े हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये 8 मीटर ऊंचा भवन हो गया, इसका तो ये शिखर हो गया, और तल, ये इसका तल हो गया। इन दोनों का अवनमन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री। शिखर का तो दे रखा है मेरे पास 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब ये लाइन ऐसे जाएगी, ये देखो ये लाइन ऐसे जाएगी, ये बनाने नहीं है आपको, है ना। ये यहाँ पे 30 होगा तो ये इसके पैरेलल होगी, ये भी मेरे पास कितना बनेगा, 30। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास 30 बनेगा। ठीक है, ऐसे ही है जो देखो, ये तो शिखर का था, और ऐसे ही तल का भी है, इसी तल का, इसके तल का, तो ये कितना है मेरे पास, 45 डिग्री। क्योंकि ये इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जो ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45। मैं बताया था ना कि एकांतर कोण है जो बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि मैं अब इन शॉर्ट आपको ये भी बताया था, चाहे आपको क्वेश्चन में अवनमन दे रखा हो, चाहे उन्नयन कोण दे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो यही लेना है, हमें तो उसको उन्नयन ही मानना है, बाकी तरीका हमारा ये है उसका करने का, है ना। अब देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो, एक तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, बहुमंजिला भवन है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब हमें एक तो ए बी निकालनी है। इसको मैं कैपिटल एच मान लूँ, इसको मैं कैपिटल एच मान लिया, स्मॉल मान लो, कैपिटल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा ये देखो, ये दोनों पैरेलल है, ये 8 है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं मान लेता हूँ सी। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 8 मीटर होगी। अभी देखो इसको कहाँ यूज करेंगे मैं आपको बता दूंगा। अभी इसको मैं मान लेता हूँ ए बी सी, ये हो जाएगा मान लो डी, और ये है ए। ठीक है, एक तो हमें बहुमंजिले भवन एच की लंबाई ज्ञात करनी है। एच की लंबाई कैसी ज्ञात होगी, एक ये तो दे रखा है, बस ये और निकाल लूंगा, बस 8 को और फिर इसको जोड़ दूंगा, तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी और ऊंचाई हो जाएगी बहुमंजिले भवन की। एक हमें पूछा है कि दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करो, तो मतलब बी डी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो जो बी डी की लंबाई है उसको मैं मान लेता हूँ एक्स। ठीक है, अब देखो त्रिभुज, पहले ये ले लो छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए सी ई में क्या हो जाएगा, 10 30 बराबर हो जाएगा ए सी बटा ए सी बटा, अब देखो ये मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्स है, तो ये भी मेरे पास एक्स होगी, एक्स ही होगी ना, बाद में यूज करेंगे, पहले तो इसका नाम रख लो ए सी बटा ई सी ई सी ई। 10 का मान 1 बटा √3 बराबर ए सी का मान। अब देखो ए सी का मान, ए सी मतलब इसका मान देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एच है, एच में से ये 8 है, तो ये मेरे यहाँ से लेकर यहाँ तक एच माइनस 8 मीटर हो जाएगा। ये मतलब पूरी वाली लंबाई में से मैं ये वाली लंबाई निकाल दूंगा तो यही बच जाएगी, तो इसकी जगह मैं रख सकता हूँ एच माइनस 8 और सी की लंबाई होगी एक्स, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स बराबर √3 एच माइनस 8। ये इसको मैं दे दिया समीकरण नंबर 1। दूसरा देखो समीकरण कहाँ से निकालूंगा मैं, ट्राइंगल ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में ये हो जाएगा 10 45 बराबर, अब देखो 10 45 ये वाला त्रिभुज है ये, तो इसके लिए जो लंब होगा वो होगा ए बी, लंब होगा ए बी बटा और आधार होगा बी डी। 10 45 का मान 1, ए बी का मान देखो कितना होगा एच, ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक एच माना है ना हमने, एच बटा बी डी का मान एक्स, तो यहाँ से आ गया x बराबर h, इसके नीचे 1 रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x बराबर कितना आ गया h। देखो हमें दोनों ही निकालनी है, h का मान भी निकालना है और x का मान भी निकालना है, तो सबसे पहले मैं किसका मान निकाल लेता हूँ, h का मान निकाल लेता हूँ या फिर x का मान निकाल लेता हूँ। 1 को रिप्लेस कर दो, इस x की जगह मैं h रख देता हूँ, ठीक है ना।
रखना स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे दिया। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब इसका मान रखोगे, x की जगह h रख दिया, तो यहाँ मैं h रख रहा हूँ x की जगह, क्योंकि रख सकता हूँ यहाँ से, x बराबर h है, h बराबर x है, तो किसी भी एक को रिप्लेस कर दो आप। तो यहाँ हो गया h बराबर √3 h माइनस 8, h बराबर √3 h माइनस, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 √3। अब देखो √3 ये बड़ा है, ये छोटा है, तो √3 h, ये मैं इस साइड रख रहा हूँ, इसको मैं इधर ले लिया तो माइनस h, और ये इस साइड आएगा तो ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या बच जाएगा, √3, सॉरी h में कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, यहाँ h यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो h में कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 बराबर 8 √3, तो h बराबर हो जाएगा 8 √3, ये गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा, √3 माइनस 1। अब देखो कभी भी है जो आपने 9th में पढ़ा होगा कि परमीकरण, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन क्या होता है कि कभी भी नीचे अंडरूट की संख्या नहीं होनी चाहिए, अंडरूट वाली संख्या को खत्म करना होता है हमें, ठीक है। तो क्या करना होगा, √3 प्लस 1 से मैं ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, √3 प्लस 1 से मैं ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है अगर यहाँ माइनस दे रखा है तो आप प्लस लेंगे, और अगर यहाँ प्लस दे रखा है तो माइनस लेंगे, ताकि a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाए। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो h बराबर 8 √3 प्लस 1, यहाँ बन जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो h बराबर आ गया 8 √3 माइनस 1, और यहाँ बच गया 2, 2 इसको काट दोगे तो h बराबर आ जाएगा 4 √3 माइनस 1, ये इसका आंसर है। अब देखो h बराबर हमारा क्या आया, h बराबर मतलब भवन की ऊंचाई कितनी आई, 4 √3 माइनस 1। ठीक है, √3 को आप गुणा कर दो अंदर, इसमें एक स्टेप आगे और दे रखा है, आपको आंसर ही मिला देता हूँ मैं। देखो इसको गुणा करोगी तो यहाँ जाएगा, ये 4 है, √3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, और √3 1 से गुणा हो जाएगा तो माइनस √3, ठीक, ये इसका आंसर आ गया। अब देखो h का मान हमारा ये आ गया 4, 3 माइनस √3। अब मतलब भवन की ऊंचाई, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई तो हमारे पास आ गई। x का मान कितना होगा, x का मान मतलब दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी भी यही होगी, क्योंकि यहाँ हमें पता है x बराबर कितना है, h है, h बराबर x है, x बराबर h है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो x का मान भी कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 4, 3 माइनस √3, और मीटर में है तो मीटर में, ये इसका दोनों का आंसर है जो सेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये 45 के कारण है। अगर मेरे पास ये वाली लंबाई कुछ भी है, मान लो 10 यूनिट है, तो ये वाली लंबाई भी 10 यूनिट होगी, मतलब इस भवन की ऊंचाई अगर मेरे पास 10 मीटर आती तो इन दोनों के बीच की दूरी भी है कितनी आती, 10 मीटर ही आती। क्यों आती, क्योंकि यहाँ पर 45 का कोण बन रहा है, और मैं बताया था ये वाला 45 के कोण में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा है जो समान होती है, वैसे भी आप उत्तर मैच कर सकते हैं। ठीक है, ये उतार लेंगे आप। अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, थोड़ा बड़ा था पर जैसे आप प्रोसेस से करोगे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, हाँ भाई, अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इसका मतलब आपको हमारे वीडियो पसंद आने लगे होंगे, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आने लगा होगा। तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं
कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हाँ, हमारे पास भौतिक सुविधाएं थोड़ी कम है, जैसे वाइट बोर्ड है, ठीक है, मतलब भौतिक सुविधाएं कम है। बाकी अदर जगह पे है जो डिजिटल बोर्ड मिलेंगे आपको, लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तो हम वो डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 देखो। एग्जाम्पल 7 दे रखा है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देखो, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो, पुल का डायग्राम तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन आपको थोड़ा बहुत बना के बताऊंगा। देखो, यदि नदी के पुल के एक बिंदु से, जैसे कोई नदी है, ये मेरे पास नदी है, मान लो ये रही, ये नदी ऐसे बह रही है, ऐसे ऐसे नहीं बह रही है, चौड़ाई बता रहा हूँ मैं नदी की, ऐसे बह रही है ये, ऐसे, ठीक है ना। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, और इसके ऊपर पुल है, मान लो ये पुल है यहाँ, ठीक है, ये पुल है, ये बना देता हूँ मैं, ये मान लो पुल है, ठीक है, और ये पुल के अंदर से जा रही है, ये चौड़ाई है इसकी, ऐसे जा रही है ये नदी, है ना, समझ में आ गया होगा। एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, ये मेरे पास मान लो यहाँ पे कोई पुल है और इसका एक बिंदु है, तो इसके सम्मुख किनारे उसको बोलते हैं आमने सामने के किनारे, मुख के सामने वाले किनारे। तो इसका सामने वाला किनारा ये है और इसका सामने वाला किनारा ये है। तो यहाँ पर देखो, जो अवनमन कोण बन रहा है ना, इसका यहाँ से और यहाँ से अवनमन कोण बन रहा है, वो एक तो बन रहा है कितना, 30 डिग्री, यहाँ पर तो बन रहा है 30 डिग्री, और यहाँ पर बन रहा है 45 डिग्री। आप इसको 30 डिग्री भी ले सकते हैं, इसको 45 भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और देखो क्या बोल रखा है, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ये पुल है ना, ये पुल कितनी मीटर की ऊंचाई पर है भाई, नदी से कितनी मीटर की ऊंचाई पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि ये वाली लंबाई हमें 3 मीटर दे रखी है। ये नदी है, नदी के जल से ये पुल है, यहाँ की ऊंचाई हमें दे रखी है 3 मीटर। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन को करना, हमें निकालना है ए बी, जो निकालना है ना उसको मैं लिख लिया, मतलब नदी की हमें क्या निकालनी है भाई, नदी की चौड़ाई निकालनी है, तो चौड़ाई हमारे पास ए बी तो है, ठीक है। अब देखो ए बी, इसको मैं मान लिया बी और इसको मान लिया मैं सी, ठीक है, ए बी सी। अब देखो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि जो ऊर्ध्वाधर जो रेखा खड़ी होगी वो तो 90 डिग्री के साथ ही खड़ी होगी ना, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना होगा, इधर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इधर भी 90 डिग्री कोण बना। ऐसे तो है नहीं कि पानी उबड़ खाबड़ है, नहीं है ना, पानी तो समतल ही है ना नदी में, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमें ये वाला ट्राइंगल देखना है, ये वाला ट्राइंगल यूज करके तो मैं ये एपी की लंबाई निकाल लूंगा,
जिसमें आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। एपी की लंबाई आ गई। फिर उसके बाद में ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल को लेके इसमें ये लंब हो गया और ये इसका आधार हो गया, तो मैं ये आधार निकाल लूंगा, यानी कि बीपी निकाल लूंगा। फिर एपी को और बीपी को जोड़ दूंगा तो मेरे पास एबी की लंबाई आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, देखो आगे देखो। त्रिभुज ट्राइंगल ए पी सी में, ट्राइंगल है हमारे पास ए पी सी में। ए पी सी में क्या है? tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, मतलब सी पी बटा ए बी। tan 30 का मान होगा 1/√3 बराबर सी पी का मान हो जाएगा 3 मीटर और ए पी का मान हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए पी बराबर 3√3 मीटर। क्लियर है इतना? इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। इस वाले ट्राइंगल को यूज करो दूसरे वाले को, ट्राइंगल बी पी सी में, ट्राइंगल बी पी सी में। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा? tan 45, ये अगर थीटा है तो इसके सामने वाली साइड है जो क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ये हो जाएगा सीपी बटा बीपी। tan 45 का मान 1, सीपी का मान देखो 3 मीटर और बीपी का हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीपी बराबर आ गया 3 मीटर। अब हमें निकालना है क्या? ए बी की लंबाई। तो ए बी बराबर हो जाएगा ए पी प्लस बी पी। ए बी यहाँ से इसको समीकरण नंबर 2 दे, समीकरण 1 व 2 से मान रखोगे। ए पी की जगह क्या रखोगे आप? 3√3 प्लस बी पी की जगह रखोगे 3। बस आ गया आंसर। ए बी बराबर हो जाएगा 3, इसमें से कॉमन ले लो, यहाँ पर बच जाएगा √3 और इसको 3 गुना 1 तो लिख ही सकते हो, तो यहाँ बच जाएगा 1। ये इसका मीटर में आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थे हमारे एग्जाम्पल नंबर 7 था। चैप्टर 9 की मैंने 7 एग्जाम्पल करवा दिए हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं बंद कर रहा हूँ क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। जो एक्सरसाइज है मैं जस्ट इसी के बाद शुरू कर रहा हूँ। इस वीडियो को हटा के दोबारा चला के चैप्टर 9 के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन नंबर उसमें हमें 15 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सभी क्वेश्चन हम बारी बारी से करेंगे। वही बोलूँगा कि अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। और ठीक है, धन्यवाद, इतना ही कहना चाहूँगा।